चलेगा। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी पढ़ा था हमने हेनरी फाइलॉन की। उसके बाद उनके 14 प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उनके 14 प्रिंसिपल क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। According to the according to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operation, accounting, and managerial. It is a or it is a assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and the expertise of employees, which ultimately turns into the expected प्रोडक्टिविटी लेवल। इससे समझ में आता है कि हमारे कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे डिवीजन होते, तो हर डिवीजन में काम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और पर्टिकुलर डिवीजन के लिए जो एक्सपर्ट हो, उसकी क्वालिटीज हो, वो कैपेबल हो उस काम करने के लिए, तो उस डिवीजन में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स में जो परफेक्ट होगा तो उसे आप सिक्योरिटी में डाल दोगे तो वो सिक्योरिटी उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको आप अकाउंटेंट है तो उसको आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डालोगे तो वो वहाँ का अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएगा। तो पहला थ्योरी ये था। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी यानी मतलब एक उनको हक मिल जाता है डिसीजन लेने का। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन appropriately from the subordinates. Authority always comes with the responsibility. If the manager is given authority to complete the task within a given time, he should be held responsible. If he does not complete the work in given time, manager should have proper authorities to take managerial decision to on his own respect to the goal. इसमें ये कहा गया है कि जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर कैटेगरी जो होती है, उनको पूरा हक रहता है उनको अपना डिसीजन सुनाने का। अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी है काम करने की और वो पर्टिकुलर बंदे ने उस टाइम लिमिट में काम नहीं किया, तो पूरा हक है मैनेजर को कि वो अपना डिसीजन सुना सकता है उनको लेके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सर है, अमित सर ने मुझे कुछ काम दिया है और मैं वो टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ, तो अमित सर के पास पूरा हक रहेगा कि वो मेरे ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो उससे हमारे इंस्टीट्यूट का गोल पूरा नहीं होगा। तो ये भी सेकेंड थ्योरी है। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू फायोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी चीज ले लो, स्कूल ले लो, इंस्टीट्यूट ले लो, बड़ी यूनिवर्सिटी, हर जगह डिसिप्लिन मैटर करता है। ओके, तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। कहीं भी आप जाओ तो एक डिसिप्लिन, एक मैनर होना जरूरी है। एम्प्लॉइज मस्ट ओके एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके इंस्टीट्यूट के, उनके कॉलेज स्कूल्स के, वो उनको रिस्पेक्ट। जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट होता हो या एम्प्लॉइज नहीं हो, लेकिन आप रूल बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट करना, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स। अगर आप डिसिप्लिन, आपको आपका गोल इजीली मिल सकता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन, गुड डिसिप्लिन
डिसिप्लिन समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, एक कमांड कैसा होना चाहिए अपने ग्रुप में, अपने यूनिटी पे। यूनिटी मतलब जो साथ में सब काम करते हैं, अपना ग्रुप है तो उसमें एक कमांड ऐसा होना चाहिए कि सब फॉलो करें। तो ये भी एक प्रिंसिपल है थ्योरी का। Each member of organization should receive order from only one superior। ठीक है, जैसे आप ये नीचे देख रहे रहोगे वो रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट है, तो रेड डॉट कौन है? एक सुपीरियर है। ठीक है, वो ऑर्डर कितने लोग को दे सकता है? 3 लोगों को। फर्स्ट पिक्चर आप जब देखोगे, राइट अप्रोच जो है एक सुपीरियर है और वो 3 लोग को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड रॉन्ग वाले में आप देखो 2 सुपीरियर होंगे और अंदर में 3 होंगे, तो जो दोनों सुपीरियर होंगे क्या होंगे? वो जो जिसको ऑर्डर करेंगे वो नीचे के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी एक का सुपरविजन होना सही रहता है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिस्प्यूट, झगड़े जो होते हैं आपस में, थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई किसी एक सुपीरियर का ही होना जरूरी रहता है। नहीं तो कहते हैं ना, जितने लोग रहेंगे उतने कान उतनी बातें, फिर उतनी बातें बढ़ बढ़ के कुछ और हो जाते हैं और ऐसे मैटर कभी सॉल्व नहीं होते। तो किसी एक का सुपरविजन, कोई एक का सुपीरियर होना ही सही होता है, ताकि वो सबकी बातों को समझे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को देखे। इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइडिंग कंफ्यूजन। यस, जैसे मैंने कहा, जितने लोग रहेंगे उतनी बातें होंगी, तो कोई एक होगा तो एटलीस्ट बातें उतनी बढ़ेंगी नहीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused। ठीक है, एक से ज्यादा लोग अगर आपको ऑर्डर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसका ऑर्डर पूरा करना है, किसका नहीं करना है। ठीक है, एंड विल नॉट एबल टू टेक डिसीजन अबाउट द ऑर्डर शुड बी फॉलोड। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, मोर देन वन सुपीरियर अगर आपको ऑर्डर करते हैं, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या होता है? देयर इज ओनली वन सुपीरियर जो कमांड करता है आपको, तो वो एक राइट अप्रोच होता है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, hierarchy should be well defined। each employee should know his immediate superior and should receive orders from him only। ठीक है, तो जो भी सुपीरियर है, जैसे एम्प्लॉय जो है, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा मैनेजर कौन है, उसे ये पता होना चाहिए, ताकि जो भी उसको प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, जो भी ऑर्डर उसको फॉलो करना, तो अपने पर्टिकुलर मैनेजर का ही, वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर का रूल फॉलो नहीं करे, अपने ही डिपार्टमेंट के और अपने ही मैनेजर का रूल फॉलो करे। ठीक है, फिफ्थ इज principle of unity of direction। The principle states that there should be one head and one plan in every organization। ठीक है, कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का मानना होता है, ऐसा कहता है प्रिंसिपल, की कोई एक ही रहे और किसी एक के ही प्लान पे काम हो। बहुत सारे प्लान्स आ जाएंगे तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहां पे। ईच the organization should have some objectives and the group should be directed one manager using single plan। ठीक है, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो कि अपना क्लासेस, जैसे एम्स क्लासेस है, तो हमारे क्लासेस की 4 ब्रांचेस हैं, चारों ब्रांच का अलग अलग प्लान होना जरूरी है। ठीक है, एक बदलापुर गांव ब्रांच है, एक मांजरली ब्रांच है, तो हमारे प्लान एक साथ होने जरूरी नहीं, हमारे अपने अपने गोल्स होने चाहिए कि इस साल बदलापुर गांव में हमको इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट करने हैं, मांजरली में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे अपने अपने गोल्स है, लेकिन ये गोल्स पे काम करने का क्या होगा, एक ही प्लान होगा हमारा, जो एक ही जिसका हम ऑर्डर सुनेंगे, सामित सर हैं तो हम उन्हीं का ऑर्डर सुनेंगे और वही हमको एक ही प्लान बताएंगे कि इस प्लान पे काम करो। गोल्स हमारे डिफरेंट होंगे, लेकिन हमारा प्लान क्या होगा वो सर बताएंगे, उस प्लान पे हम काम करेंगे। समझ में आया ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद है 6 इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than interest in the organization. While taking decision, the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee। ठीक है, यहाँ पे तो ये कहा गया है कि जैसे आपका ग्रुप है, आपका एक एक का इंटरेस्ट हम नहीं देखेंगे। जैसे कोई एक मैनेजर है, उसके अंडर 4 बंदे हैं, तो वो चारों बंदों का सोचेगा, ये नहीं कि एक मेरा बंदा राजी नहीं हो रहा है काम करने को तो मैं सबको नहीं काम करने दूंगा, ऐसा नहीं। वो चारों को लेके चले, वो चारों को इंटरेस्ट देखे, सिर्फ एक का इंटरेस्ट नहीं देखना,
होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ग्रुप का इंटरेस्ट देखना होता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन का. सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of the organization first and his personal interest should be a subordinate. मतलब वो पहला इंटरेस्ट उसका काम से रिलेटेड, अपने ग्रुप से रिलेटेड उसमें होना चाहिए, उसका पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, वो सबऑर्डिनेट में आ जाता है कि वो ठीक है उसका पर्सनल क्या है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ग्रुप का इंटरेस्ट मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल in every game the player are always thinking about the winning the match the team and rather than the individual record. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच ले लो तो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल ये नहीं होता है कि उसने किया तो ये, पूरा टीम वर्क रहता है, पूरा टीम ने साथ दिया, पूरी टीम ने दूसरे का सोचा तब जाके वो मैच वो विन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है कि वो ग्रुप के लिए सोचते हैं, किसी एक के लिए नहीं. 7th one is principle of centralization. Centralization refers to the concentration of powers and authorities. In some organizations, these powers are vested in one hand और जैसे ये सेंटर अथॉरिटी जो होती है, सेंट्रलाइजेशन दैट इज अथॉरिटी, जो पावर्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ लोगों के हाथ में होता है या किसी एक के हाथ में दिया जाता है. दिस सिचुएशन occurs to the small organization but the size of organization is large, the decentralization of the power of authority. जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई एक भी मैनेज करेगा तो हो जाता है, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है किसी के एक के मैनेज करने से वो मैनेज होने वाला नहीं. वहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ पावर जो होता है बहुत मतलब 3-4 लोगों में डिवाइड कर देना पड़ता है, मोर देन वन. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be according to the size of organization and nature of activity. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना उसका डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उतनी अथॉरिटी उतने पावर्स उसके बढ़ जाएंगे. छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो किसी एक के हाथ में भी संभाल लिया जाता है. नेक्स्ट है 8th one is principle of remuneration. Remuneration means payment. Okay, appropriate remuneration to staff employees is the principle of keep them satisfied as retain them for long span और टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप एक अच्छा पेमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन देगा तो बट ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड रहोगे और आप वहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए काम करना पसंद करोगे. अगर आपका पेमेंट अच्छा नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव नहीं है तो आप ऐसी जगह काम करोगे कि ज्यादा टाइम नहीं, 1 महीने में आप चले जाओगे छोड़ के. ठीक है, तो ये होना जरूरी है कि आप एम्प्लॉय को इतना मतलब सेटिस्फाइड रखो ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म पे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे. द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट द on the productivity and efficiency level in total. The remuneration should be fixed by the skill, knowledge, tenure, cost of living, market trend, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी पेमेंट डिसाइड किया जाता है ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट को देख के डिसाइड किया जाता है. इसीलिए हर लेवल का पेमेंट, हर लेवल के लोगों का पेमेंट अलग होता है. सबको एक जैसा पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सबके स्किल, सबके नॉलेज, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज 9th one is principle of scalar chain. Scalar chain is the hierarchy of authority. Okay, the scalar chain means the hierarchy of authority फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल. एक ये होता है मतलब हर कंपनी में होता है ना, छोटा लेवल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये लेवल की बात हो रही है. चेन होता है एक तरह से. जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में अगर आप लोग स्टूडेंट ही हो तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, तो वहाँ पे भी एक चेन होता है. हमारा पहले क्या होता है स्कूल में कि कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हम किसके पास, जो मॉनिटर होता है उसके पास, फिर उसके पास होगा टीचर क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर जाएगी वाइस प्रिंसिपल के पास, फिर वो है प्रिंसिपल के पास. तो एक चेन होता है, एक लेवल होता है नीचे से ऊपर तक का काम करने का. ऑफ कम्युनिकेशन, जो अपने कम्युनिकेट डायरेक्ट हम जाके प्रिंसिपल उनसे बड़े लेवल जो रहेंगे उनसे जाके हम बात करेंगे क्या, नहीं. सबसे पहले हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास टीचर तक बोल पाते हैं, टीचर हमारी बात आगे ले जाती है. तो ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. इट हेल्प्स टू इंश्योर द orderly
flow the information and communication. Traditionally, organization used to train the large scalar chain which time consuming. For example, a general manager informs the decision to the respective functional manager, then functional manager, then फंक्शनल मैनेजर विल पास टू द सुपीरियर. जैसे काम करने का तरीका बताए कि कोई भी डिसीजन लिया गया है, अभी एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करना है, तो जनरल मैनेजर डायरेक्ट जाके उनको नहीं इन्फॉर्म करेगा, वो किसको इन्फॉर्म करेगा? फंक्शनल मैनेजर को. फंक्शनल मैनेजर इन्फॉर्म करेगा सुपीरियर को, और सुपीरियर किसको करेंगे? जो भी एम्प्लॉइज होंगे या जिनके साथ उनका कॉन्टैक्ट है उनको. ठीक, तो एक ही चेन होता है, ऐसे काम करना पड़ता है. According to the level of authority, for avoiding this larger chain and to take speedy decision, cross communication, direct communication followed the various organization which known as gang plan, which direct communicate proper permission of the authority. ठीक है, तो जैसे आपने स्केलर चैन हमने बोला कि इसमें बहुत अगर बड़ा डिसीजन है, फटाक से उसका जवाब हमें मिलना चाहिए, तो अगर इसमें टाइम लग गया, पता चला कि मतलब जो जनरल मैनेजर है उनसे ही अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो हमारा फंक्शनल मैनेजर सुपीरियर को क्या रिप्लाई देगा? ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, तो उसकी वजह से एक दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट टाइप निकाला गया था, दैट इज गैंग प्लान, जिसमें एक होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मतलब हक मिल जाता है, जिससे वो अथॉरिटी से कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करके उनसे बात कर सके कि क्या डिसीजन लेना है. ये आप डायग्राम देख सकते हो, ब्लू है स्केलर चैन और येलो इज गैंग प्लान. तो मतलब ये ए बी को बोलेगा, फिर बी सी को बोलेगा, फिर सी डी को बोलेगा, तो इतना बड़ा प्रोसेस होने की वजह से खाली क्या होता है, डायरेक्ट डी जी से कांटेक्ट कर सकता है. समझ में आया? But to avoid delay in emergency situation, there will be communication is termed as a gang plan. मतलब अगर सिचुएशन में इमरजेंसी है तो ही हम गैंग प्लान का यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज जो प्रोसेस होता है, जो चेन है लेवल के हिसाब से लोअर से अपर लेवल वैसे ही होता है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. This principle is based on a place of everything and everything in place. Human resources and materials should be in right place at the right time for maximum efficiency. Human resource should be a place at the right place and on right job. The principle focus on the proper utilization of physical and human resources. ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ध्यान देना पड़ता है कि जो भी उनके पास है रिसोर्सेस हैं, जो मटेरियल्स है, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, सही टाइम पे इस्तेमाल हो, और उनका वेस्ट नहीं हो, और जो भी जॉब कर रहे हैं लोग, वो प्रॉपर तरीके से जिसके लिए उनको रखा गया है वही वो जॉब करें. मतलब पूरा वो इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जो भी यूज हो रहा है प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, उसका एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और उसका वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए. 11 point is principle of equity. Management should be fair as well, friendly to the subordinate, while dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms, etc. There should be not any discrimination between the employees. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो कोई भी फर्क डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता एम्प्लॉइज के बीच की, ये ज्यादा लंबा है तो इसको अच्छे से बैठने को कैबिन देंगे अपन, ये छोटा है नाटा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता. ना कास्ट के रिलीजन के ऊपर से भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. वो वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि ऑल आर इक्वल, सबसे फ्रेंडली अपना रिलेशन बना के रखना है. तो ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है पूरी तरह से, वो किसी भी तरह से एम्प्लॉइज के बीच फर्क नहीं कर सकते. It is also suggest that the remuneration should not be depend on the department but the level which subordinates are working. ठीक है, तो इसमें ये भी एक पॉइंट है कि इसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका पेमेंट होता है, ये ना कि फिर उनके सॉरी एक सेकेंड, शुड नॉट बी डिपेंड ऑन, हाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं, जो काम करने जो सबऑर्डिनेट जैसा काम कर रहे हैं उनके काम के हिसाब से उनका पेमेंट रहता है. The employees working on the same level in the different department should be paid same wages. ठीक है, जैसे एक मैनेजर है, एडमिन डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, अकाउंट डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, तो ये जो तीनों मैनेजर हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन उनका पेमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो एक ही लेवल पे हैं, एक ही इस पे हैं.
द इक्विटी विच हेल्प्स टू अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, अगर तीनों मैनेजर की सैलरी सेम अलग अलग डिपार्टमेंट में होने के बाद भी तो उनके भी झगड़े नहीं होंगे ना। अगर लीगल वाले को आप ज्यादा पेमेंट दोगे, अकाउंट्स वाले को कम दोगे, तो अकाउंट्स वाला बोलेगा नेक्स्ट टाइम से मैं लीगल में ट्रांसफर हो जाता हूँ ताकि मुझे सैलरी ज्यादा मिले। तो ये झगड़े होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सेम डिपार्टमेंट अलग होने के बावजूद भी अगर आप सेम पोजीशन पे हो, एक पोजीशन पे हो, तो उस पोजीशन के हर बंदे को सेम सैलरी, सेम रेम्यूनरेशन दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट यानी जब हम इंटरव्यूज लेते हैं, रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो उस टाइम क्या होता है, जब एम्प्लॉइज को हमें लेना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम कैसा होता है, द मैनेजमेंट शुड एश्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ tenure of job security. It plays very important role in creating sense of belongings among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimize the employees turnover ratio. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी आप काम करने, से आप लोग भी बड़े हो जाओगे, जॉब करने जाओगे, तो ऑब्वियसली आप जहाँ जॉब करोगे आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। ऐसा नहीं हो कि आज जॉब है कल नहीं है। अगर आपको इनसिक्योरिटी रही तो आपका टर्नओवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका टर्नओवर होगा, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर आप इंटरेस्ट लेके काम नहीं करोगे और उसका इफेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा। अगर वही ऑर्गेनाइजेशन, वही मैनेजमेंट आपको ये पूरा सिक्योरिटी देती है कि आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी आगे पीछे होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, तो आप एकदम आराम से काम करोगे, आप खुशी से काम करोगे इस जगह पे, तो उसका इफेक्ट अलग आएगा। ठीक है। जैसे अभी ये टाइम ले लो अभी कोरोना का, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, तो उनके साथ वही हुआ ना कि उनको कुछ सिक्योरिटी नहीं है। कुछ एम्प्लॉइज, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि अपने एम्प्लॉइज को बोल रही हैं कि नहीं हम आपको सैलरी देंगे, आप टेंशन मत लो। तो उनको क्या मिल रही है, सिक्योरिटी। तो बट ऑब्वियस है कि वो अपनी कंपनी के लिए अच्छा ही करना चाहेंगे और अच्छा ही उसको ग्रोथ दिलाना चाहेंगे। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉइज को। Principle of initiative. Initiative refers to volunteering to do the work in an innovative way. The freedom of think and work new ideas encourage employees take initiative while working on given tasks. This initiative should be welcomed by the manager, including through the discussion on the new ideas. It is also helps creating healthy organization culture. ठीक है। पीपल आर इनिशिएटिव मतलब जो भी कोई अगर एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अलग आइडिया ला रहा है, तो उसको हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लो, आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप कुछ अच्छा करके आए हो, आप टीचर को बता रहे हो, तो टीचर ने अगर आपको अप्रिशिएट किया तो ऑब्वियसली आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। सेम थिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छा किया उसने, तो उस चीज को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो उसका इफेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे आता है और एक अच्छा रिलेशन बना रहता है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। 14th लास्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डे क्रॉप, दैट इज टीम वर्क। टीम वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीम स्ट्रॉन्ग है तो आप इस बाकी के जो 13 प्रिंसिपल है ये इजीली आपकी टीम में बैठ सकता है। लेकिन अगर आपका टीम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी टीम में ही झगड़ा है, तो ये बाकी के 13 जो भी थ्योरी बताए हैं हेनरी ने, तो किसी काम का नहीं है। तो लास्ट पॉइंट इसीलिए कहा गया कि टीम का स्ट्रॉन्ग होना, टीम में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। हेनरी फॉयल हैज गिवन एम्फसिस ऑन टीम वर्क, एस्प्रिट डे क्रॉप्स मींस यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है। में शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये स्टोरी हमने बचपन में भी पढ़ी है। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर आप एक साथ हो, एक हिसाब से हो, तो आपको ये बाकी के 13 पॉइंट है ना, अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन आपके टीम में डिस्प्यूट है, झगड़ा है, तो ये 13 पॉइंट्स किसी काम के नहीं होंगे। Running any organization is a group activity, and human resources are the valuable assets of the organization. ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक जो भी इंसान जो काम करता है वो बहुत बड़ा असेट्स यानी वैल्यू, मतलब उसका एक बोलते ना जागीर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वही कुछ नहीं है, वही काम नहीं करेगा, तो मशीन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन भी चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। If all employees are working as a union with mutual trust, and difficulties can be solved quickly, therefore a leader manager should be create spirit of team work अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर आपका टीम पूरा एक दूसरे पे ट्रस्ट करके
अच्छे से काम करेगा तो ये एक मैनेजर के लिए भी लीड करना ऐसे टीम को बहुत अच्छा लगता है, और एक टीम वर्क के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती जाती है। जो भी आपका गोल होगा उसको हासिल करने में काफी अच्छा रोल, इम्पोर्टेंट रोल करती है, दैट इज टीम वर्क। टीम वर्क होना, टीम में ट्रस्ट होना, ये बहुत जरूरी है। Above the 14 principle of Henry Fayol are very useful to manage the organization. इस 14 points जो हेनरी ने हमें थ्योरी में अपने बताया, 14 पॉइंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होना, उसको अच्छी तरह से रन करना बहुत जरूरी है, ये 14 पॉइंट्स का होना। समझ में आया? These also supportive functions of management. एक मैनेजमेंट के लिए भी एक 14 पॉइंट एक बहुत सपोर्ट देता है। The principles are very logical and therefore they are applicable in a modern management era. और इस 14 प्रिंसिपल आज की भी तारीख में आप देखो तो 14 जो थ्योरी है उनकी प्रिंसिपल है, अगर ये 14 की 14 चीजें हों एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बिलीव मी वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलेगा, वहां का कोई भी एम्प्लॉय जाएगा नहीं, सब खुशी से काम करेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हेनरी फायल का पूरा ये 14 थ्योरी? यस। एनी डाउट? कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछोगे मुझे। और 12th वाले सॉरी नोट्स तो बना नहीं रहे, किसी का होमवर्क आता नहीं है ग्रुप में। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90% हो गया है, अब सिर्फ लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है जिसमें भी 8-10 पॉइंट है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक आपने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप बनाओ जल्दी जल्दी, और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? 21 स्टूडेंट। अंकित एनी डाउट? नो मैम। समझ में आया? क्लियर है? हाँ मैम समझ में क्लियर है।